चलो देखो, संख्या रेखा के बारे में बात कर रहा हूँ। संख्या रेखा किसे कहते हैं? बिल्कुल स्टार्टिंग से ही देख रहा है, बेस है बिल्कुल अपने अंक गणित का स्टार्टिंग यहीं से होती है। संख्या रेखा किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तीनों में अंतर समझ में आ रहा। प्राकृत किसे कहते हैं? 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 ये सब प्राकृत हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूरी संख्या रेखा पूर्णांक है, पर ये दशमलव में नहीं होना चाहिए। अगर हम कहें -1 क्या प्राकृत संख्या है? तो नहीं है। क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। पूर्णांक है? हाँ है, पूर्णांक है। तो प्राकृत संख्या अगर हम कहें +2 क्या है? तो प्राकृत भी है, पूर्ण भी है और पूर्णांक, तीनों कैटेगरी में ये आता है। इसके बाद सम संख्या किसे कहती हैं? वे संख्याएं जो जोड़े में होती हैं, जैसे 2 4 6 8 10, या फिर हम कहते हैं जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए भी क्या होती है? सम संख्या। अगर हमने कहा 10 कैसी है, तो 10 तो जोड़ा में होती है, मतलब जोड़ी बन सकती है उसकी, यानी 10 2 से कट जाएगी, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? सम संख्या। 2 से कटने का नियम क्या है? इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए। अगर हमने लिख दिया कि 98 क्या सम संख्या है, तो तुम्हें केवल इकाई का अंक देखना है, 8 2 से कट जाएगी, हाँ है। अगर हमने लिख दिया 90 क्या सम संख्या है, तो इकाई पे 0 है, तो ये भी सम संख्या है, क्योंकि 0 तो कुछ काटने की जरूरत नहीं है, वो तो कटी कटाई है। 0 को क्या काटेंगे अपन? वो तो पहले से कटा है। तो इकाई पर या 0 हो या फिर 2 से कट जाए, तो वो संख्या कैसी होती है? सम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से ना कटे, 1 3 5 7 वगैरह वगैरह। जैसे 93 लिख दिया, क्या ये 2 से कट जाएगी? बिल्कुल नहीं कटेगी, तो ये विषम संख्या हो जाएगी। बात आती है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की। अगर हमने लिखा कि 2 प्रकार की संख्याएं, वापस लिख रहा है और यहाँ से सवाल बनता है, बहुत बार बना है अभाज्य संख्या से। इंपॉर्टेंट बात है, ये सभी हैं लेकिन ये कुछ खास है, क्वेश्चन बनने के चांस अभाज्य से रहते हैं। सीधा सीधा पूछता है, बताओ अभाज्य संख्या होती क्या है, या अभाज्य संख्या सबसे छोटी है कौन सी? तो अभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? राम जल्दी बताओ, अभाज्य किसे कहते हैं? अरे तुम अभाज्य होती क्या है वो बताओ तुम। कटत नहीं है। अभाज्य की सही डेफिनेशन क्या है? कटत नहीं है। अभाज्य संख्या की सही डेफिनेशन क्या है, तुम बताओ। भाज्य संख्या जो मतलब 2 के अतिरिक्त, और मतलब स्वयं के अतिरिक्त किसी और से ना कटे, स्वयं और एक के अतिरिक्त। एक हम अच्छा एक बात और जोड़ दी तुमने, स्वयं और एक के अतिरिक्त। हाँ तो ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा लिख रहे तुम कि स्वयं के अतिरिक्त किसी से ना कटे, स्वयं के अतिरिक्त किसी से ना कटे, अतिरिक्त किसी से ना कटे, यही अपन ने पढ़ी है। जो स्वयं से कटे, जो स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या होती है, जो स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। मान लो कुछ देर के लिए ये सही है, तो अगर हम तुमसे पूछेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, अजय सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। ये क्वेश्चन एमपी पुलिस में 3 बार आया है। सबसे छोटी, एमपी पुलिस में कह रहा है, केवल एमपी पुलिस में 3 बार क्वेश्चन आया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अगर तुम कहो स्वयं के अतिरिक्त किसी से ना कटे, तो आंसर तो एक ही लगेगा, क्योंकि एक स्वयं के अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगी, एक से कटेगी। लेकिन एक इसका आंसर नहीं है, गलत है। एक इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। तो अगर 2 है तो भाई साहब एक गलत क्यों हो गई? एक सही मानना चाहिए, क्योंकि स्वयं से कट जाए, एक कटती है ना स्वयं से, एक का भाई मतलब एक एकम एक कट गई, लेकिन दो भी स्वयं से कटती है, 2 एकम 2 कट गई, 3 भी स्वयं से कटती है। तो सबसे छोटी एक क्यों नहीं? या तो डेफिनेशन गलत है या फिर ये बात गलत है। एक ही होना चाहिए, या तो एक होना चाहिए अभाज्य संख्या इस डेफिनेशन के अनुसार, या फिर ये डेफिनेशन गलत है। तो ये डेफिनेशन गलत है कि जो स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या होती है, जो स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। इसकी सही डेफिनेशन है वे संख्या जिनके केवल 2 और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। या फिर ये कह रहे थे स्वयं से कटे और एक से कटे, स्वयं से कटे और एक से कटे, और एक और लगा देना उसमें, और एक से कटे। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम इसकी सही डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं? जिसके केवल और केवल, जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। इसकी सही डेफिनेशन जो है, यहाँ से क्वेश्चन कितने बनेंगे, देखो कितने तरीके से बन सकते हैं वो बात कर रहे हैं हम। पहली डेफिनेशन क्लियर समझ लो। इसकी सही डेफिनेशन यही मानी जाएगी, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड किसे कहते हैं? जैसे कि हमने 2 लिख दिया, तो इसके गुणनखंड कितने हैं? एक तो एक से भी कट जाएगी, और एक क्या है? 2 से भी कट जाएगी। 2 गुणनखंड है इसके, एक तो 1 है और एक 2 है, तो इसके कुल गुणनखंड कितने हैं? 2 हैं। अगर हमने तुम्हारे सामने लिख दिया कि 12 है, 12 के कितने गुणनखंड हैं? 12 के कितने गुणनखंड हैं? तो कितने गुणनखंड हो जाएंगे?
12 के 4 हो जाएंगे। 2 एक है 1, एक है 2, एक है 3, एक है 4, एक है 6, एक है 12 खुद कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। एक क्वेश्चन यहीं तैयार कर लेते हैं थोड़ी सी देर में कि क्वेश्चन प्रश्न आता है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना इस क्वेश्चन के आगे। कैसा क्वेश्चन आता है? थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन हम यहीं बनाई दे रहा है इतनी सी जगह में कि एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है? 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं? अगर इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करें 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं तो छोटा सा है, तुम कहोगे भाई आप यहाँ निकाले ले रहे भाई साहब, 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है और 12 स्वयं है। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या होती है, अगर यही संख्या ऐसी लिख दें 922 के कुल कितने गुणनखंड है तो निकालना तो फिर बहुत मुश्किल है, वहाँ तक का कैसे निकालोगे तुम? तो 12 के कुल कितने गुणनखंड है निकालने का तरीका समझना कि 12 के खंड कर लो। सबसे पहले खंड करना आता है, अभाज्य संख्याओं से भाग दो। 1 से नहीं दे सकते, 2 से शुरू करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 2 से भाग दिया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग दिया, 2 तिया 6, फिर 3 से भाग दिया, 3 एकम 3। इसको कैसे लिखोगे तुम? इस 12 को कैसे लिखोगे? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो गुणनखंड की संख्या निकालने का जो तरीका है वो इसकी पावर में जो लिखा है वो लिख दो, 2 और 1, ठीक है। और इसमें 1 जोड़ दो, इसमें 1 जोड़ दो और इसमें भी 1 जोड़ दो, और जो भी आ जाए इन दोनों का क्या कर दो? दोनों में 1 जोड़ के क्या कर दो? गुणा कर दो। तो 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 दूनी 6, 6 आंसर इसके कुल गुणनखंड 6 होंगे। बात आ रही समझ में? जिसकी जैसे अभाज्य संख्या अलग अलग ले लो, केवल अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। 2 से 3 से 5 से 7 से ऐसे भाग देना है, 1 से नहीं देना है। फिर जितनी भी घात आएंगी उस घात में 1 को करना है प्लस 2। जैसे मान लो 2 की घात 2 है तो इस 2 में इस 1 में प्लस और 1 प्लस करना है। जैसे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ये ले रहे हैं अपन, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। जैसे कि हमने कहा हम बड़ा क्वेश्चन नहीं ले रहे ताकि तुम्हें जैसे लास्ट में मतलब 3 की घात कुछ और हुई तो उसमें प्लस कर दीजिए। बिल्कुल हाँ। देखो हम एक क्वेश्चन एक और ले रहे हैं क्वेश्चन, कोई सा क्वेश्चन बोल दो, छोटे ही बोलना ताकि अपन उसकी सत्यता की जांच कर लें। जैसे मान लो अपन ले लेते हैं 30 लिए लेते हैं, क्योंकि 5 से भी कटेगा, 2 से भी और 3 से भी। तो हम इतनी चीज़ें साफ कर रहे हैं, जिस चीज़ें डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे सामने लिखी हैं। क्या ये लिखना है तो पहले लिख लो, फिर अपन बात कर रहे हैं। इसमें कुछ लिखने लायक लगे तो लिखो पहले। सबसे पहले सवाल देखो जी, करें 30 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन किया अपन ने, 30 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले 30 के खंड कर लेना है ऐसे। 2 का भाग दिया 15 बार, 3 का भाग दिया 5 बार, 5 का भाग दिया 1 बार, ऐसे हो जाएगा। तो 30 के कुल कितने गुणनखंड हुए? 30 बराबर हो जाएगा 2 × 3 × 5, मतलब ये होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 1 है। अगर वो पूछ रहा कुल गुणनखंड कितने हैं तो इसमें अभाज्य भी और भाज्य भी सारे गुणनखंड पूछ रहा है वो। तो हम क्या कहेंगे? सब में अलग अलग, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। तो इसमें जो 2 अलग अलग लिखे हैं इसमें पावर 1 है तो इसमें 1 में 1 जोड़ दो। इसकी पावर भी 1 है तो इसमें भी 1 में 1 जोड़ दो। 1 ही जोड़ना, 2 मत जोड़ना। अगर पावर 2 होती तो 2 में 1 जोड़ देते। इसमें पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दो। इनका कर दो आपस में गुणा, तो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हमारा हो जाएगा आंसर। और अगर यही सवाल वो ये कुल कितने गुणनखंड की जगह तुमसे पूछ ले कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो फिर तुम्हारा आंसर केवल सादा जी रहेगा। कैसे रहेगा? जे 30 की दूसरा वाला सवाल जब तुम करोगे तो दूसरा वाला सवाल कैसे होगा? ये पहला सवाल था। दूसरे वाले सवाल में 30 बराबर क्या होगा? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 है। तो कुछ मत जोड़ो, केवल घातें जोड़ लो। कुछ मत जोड़ो, केवल घातें जोड़ लो। इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो 3 गुणनखंड है इसके। मान लो इसकी पावर 2 होती तो 2 और 1 3 और 1 4 गुणनखंड हो जाते इसके। तो फिलहाल इसका आंसर होगा 1 और 1 2 और 1 3। तो क्या अंतर समझ में आया दोनों सवाल में? अगर कुल गुणनखंड पूछे तो घातों में +1 करके आपस में गुणा करना है, और कुल अभाज्य गुणनखंड पूछे तो जो अभाज्य हैं अलग अलग, अभाज्य
अभाज्य होना चाहिए और 2 3 5 अभाज्य ही हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आवाज आती है, आवाज ही ना। हाँ अभाज्य ही है, लेकिन इसमें नहीं है ना अभाज्य, इसमें बनाने पड़ेंगे। अगले सवाल में ऐसा सवाल अगर पेपर में आ जाए, वो कह रहा है इस सवाल में कि कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो ये 25 थोड़ी अभाज्य है, 25 को अभाज्य बनाना पड़ेगा पहले। तो बनाएंगे कैसे, करें सवाल देखो इधर करे दे रहा है। तीसरा जो सवाल है, इस सवाल में तुम लिखोगे 5 की पावर 2 होल पावर 12। क्या लिखा है, 25 की पावर 12, 10 की पावर 7, 14 की पावर 7। तो 5 की पावर 2 होल पावर 12 ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें सारे अभाज्य के रूप में बनाना है। इस 10 को कैसे तोड़ोगे, इस 10 को तोड़ोगे 2 × 5 और होल पावर क्या लगी है 7, और इस 14 को कैसे तोड़ोगे 2 × 7 होल पावर क्या लगी है 7, क्योंकि हमें अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। अब देखो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2 की पावर 7 और 5 की पावर 7 अलग अलग चली जाएगी। इसमें क्या है, इंटू 2 की पावर 7 और 7 की पावर 7 इसमें भी अलग अलग चली जाएगी। अब क्या करूं, जो 2 है ये 5 की पावर 24 यहाँ है, 5 की पावर 7 ये है, तो 24 और 7 इसमें कुछ नहीं करो, घात जोड़ दो सब घात। काय को पहले 5 को हल करो, फिर जोड़ना है ही, जोड़ना है ही, सीधे लाइन से जोड़ दो। लेकिन याद रखियो कब जोड़ना है, जब अभाज्य गुणनखंड पूछे हो, और अगर कुल गुणनखंड पूछा है तो इसी में बात पलट जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा पहले का 24 + 7 + 7 + 7 + 7 कितना आ रहा है, 28 + 24 52। तो इसका आंसर है 52। लेकिन अगर ये चौथा सवाल बन जाएगी, यही सवाल है लेकिन पूछा क्या है, कुल कितने गुणनखंड है, तो पहले तो अभाज्य में तोड़ना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ तक तो तुम्हें आनी पड़ेगा, ये तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। 5 की पावर 24, 2 की पावर 7 और 5 की पावर 7 और 2 की पावर 7 और 7 की पावर 7। अब 5 की पावर 24 और 24 में 7 जोड़े तो कितने हो गए, 31 हो गए। तो 5 की पावर 31, 7 और 7 कितने हो गए, 14 हो गए। और फिर क्या है 14 हो गए, नहीं 7 की पावर, हाँ 7 की पावर तो 7 ही है ना, 7 की पावर ठीक है जी है ठीक है। तो अपने 3 अभाज्य संख्या 5, 2 और 7, इनमें एक एक जोड़ दो, 31 में 1 जोड़ दो, 14 में 1 जोड़ दो, 7 में 1 जोड़ दो, तो 32 × 15 × 8 ये जो आएगा ये टोटल गुणनखंड होंगे, जिसमें भाज्य भी होंगे और अभाज्य भी होंगे। तो ये दोनों सवाल देख लेना, पूछा क्या है, कुल अभाज्य, ठीक, कुल अभाज्य पूछे होंगे उसमें, ठीक। सवाल में क्या लिखा, अच्छा इसमें क्या है कि ये अभाज्य संख्या की क्लियर डेफिनेशन है तुम्हारे पास, यही डेफिनेशन याद रखना है तुम्हें ये याद नहीं रखना कि जो स्वयं से कटे हुए अभाज्य होती है, कहने को अच्छी लगती है और सरल भी लगती है। हम अगर भविष्य में बोलें भी तो समझने के लिए ठीक है, हम सवाल कर रहे हो बीच में बोल दिया जो स्वयं से कटे अभाज्य, ठीक है भाई साहब चलता है इतना। लेकिन अगर क्लियर डेफिनेशन चाहिए उसकी, तो सही डेफिनेशन उसकी यही है कि जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, ना कम चलेंगे ना ज़्यादा चलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया 2, तो 2 की 2 ही गुणनखंड है, एक 2 से और एक 1 से। 3 की कितने गुणनखंड है, 2 ही है, 3 और 1। हमने कही 13 की 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो 13 या फिर 1। हमने कही यहाँ पे हमने लिखा 12 के गुणनखंड तो बहुत होते हैं भाई साहब, 2 भी होती हैं, 3 भी होती हैं, 6 भी होती हैं, तो ये थोड़ी हो जाएगी। जो स्वयं से या फिर 1 से कटे, स्वयं से कटे और 1 से कटे और किसी से ना कटे, वो संख्या होती है अभाज्य संख्या। और ये जो गुणनखंड लिखी है ना, इस गुणनखंड को एक नाम और बोला जाता है, इस गुणनखंड को एक नाम और बोला जाता है। गुणनखंड माने क्या, फैक्टर होते हैं, खंड होते हैं एक प्रकार के, तो इसके लिए अपन बोलेंगे अपवर्तक संख्याएं, जिसके अपवर्तक हों। अपवर्तक, हमारी बात सुनना ध्यान से, ये जिसके केवल और केवल 2 अपवर्तक हों। थोड़ी देर में अपन यही पे बहस कर रहे हैं कि अपवर्तक होता क्या है। अपवर्तक फैक्टर कहते हैं इसको, ठीक है। और एक होता है अपवर्त्य, अपवर्त्य को कहते हैं मल्टीपल। अपवर्त्य क्या चीज़ है उस पर भी बहस कर रहा है, अपवर्त संख्याएं और अपवर्तक संख्याएं। इसमें क्या है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों। गुणनखंड माने अपवर्तक ही होता है। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा लगा हो जिसके केवल 2 अपवर्तक हों, अपवर्तक माने गुणनखंड ही मानेंगे हम बता रहे थोड़ी देर में अपवर्तक क्या होता है। इसमें जो पॉइंट याद रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, डायरेक्ट पूछा है पेपर में, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इससे छोटी 1 नहीं कहोगे। 1 क्या है, लास्ट में लिखा है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। 1 कैसी संख्या है, तो तुम कहोगे भाई साहब भाज्य और अभाज्य तो नहीं है, बाकी का तुम जानो। ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। सबसे छोटी अभाज्य 2 है और सबसे छोटी भाज्य होती है 4।
2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 4 भाज्य होती है, क्योंकि 4 के 2 दूनी 4 एकम 4, तो ऐसा हो जाता है। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर से, सम संख्या 2 ऐसी है जो अभाज्य, इसके बाद तुम्हें कहीं भी कभी भी सम संख्या ऐसी नहीं टकराएगी जो अभाज्य है। अगर टकरा गई तो फिर वो अभाज्य नहीं है, वो 2 से कट रही। मतलब सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है जो अभाज्य है, तो हमारा आंसर होगा 3। और एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। इतनी बातें समझ लो। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं अपवर्त संख्या किसे कहते हैं, अपवर्तक संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या किसे कहते हैं। रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या भी यही होती है, अभाज्य संख्याओं को ही रूढ़ संख्या। देखो अपवर्त संख्याएं मतलब क्या होती हैं, गुणज। गुणज मतलब क्या होता है, गुणा करने के बाद जन्म ली हैं जिनने, उन्हें कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल फिर लिख रहे हैं, हमने कहा 12 के गुणज बताओ, 12 के गुणज, या फिर हमने कहा 12 के अपवर्त बताओ। अपवर्त कहें तो गुणज ही होता है। 12 के अपवर्त हमने कहा तो गुणज होता है इसका मतलब। तो 12 के अपवर्त क्या होगा, 12 स्वयं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, गुणा करने के बाद जन्म ले रही ना, पहाड़ा जरूरी नहीं है। अगर हम तुमसे कहते हैं कोई ऐसी संख्या जो 12 से कट रही है, 12 से कट रही है, तो वो 12 की अपवर्त कहलाएगी। यानी 12 में किसी ना किसी का गुणा होकर उसने जन्म लिया है। गुणज माने गुणा करके जन्मी हो। तो 12 हो गई, 12 दूनी 24 हो गई, 12 तिया 36 हो गई। ये सब बातें कैसी हो जाएंगी, 12 चौक 48 हो गई। अब बात आ रही समझ में 12 के अपवर्त किसे कहते हैं। अगर हम क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछ लें कि 12 के अपवर्त क्या है, तो तुम कहोगे 12 है भाई साहब, 24 है, 36 है, 48 है, डॉट 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 डॉट, जाने कैसी है, इतनी तमाम है वो। तो अगर हम कहें 18 के अपवर्त कैसे हैं भाई साहब जी, और बताओ, तो 18 के अपवर्त यानी 18 से गुणा होने के बाद जन्म लिया हो। तो 18 स्वयं है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, डॉट 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 वगैरह वगैरह। अच्छा इसमें देखो, हमने कहा अपवर्त संख्याएं किसे कहते हैं, तो अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। अगर हमने कहा 12 के अपवर्तक बताओ, तो 12 के अपवर्तक तुम कैसे कहोगे। 12 के अपवर्तक एक तो 1 भी है, 1 से 12 कट जाएगी, 1 गुणा 12, और 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 स्वयं है। ठीक है, 12 स्वयं, 12 जो है वो अपवर्त भी है और अपवर्तक भी है। अगर हम क्वेश्चन ऐसा कहें कि बताओ कौन सी संख्या 12 की अपवर्त और अपवर्तक दोनों है, तो वो 12 स्वयं ही है, वो अपवर्त भी है और अपवर्तक भी है। अगर हमने कहा 12 की जगह हम लिख दें 18 के अपवर्तक बताओ, तो 18 के अपवर्तक कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 18 स्वयं हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और इसके अगर तुम्हें निकालने का फॉर्मूला तुम्हें बताइए हमने, 9 दूनी 18 यानी 3 तिरका 9 और दूनी 18, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो इसमें 1 जोड़ दोगे, 1 और 1 2, इस घात में 1 जोड़ दोगे, 2 और 1 3, 3 इंटू 2 6, देखो 6 ही हो रहा है अपवर्तक, हो रहा है। तो गुणनखंड निकालना या अपवर्तक निकालने का नियम तुम्हें पता है। और अगर वो कहे अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो फिर ये प्लस मत करना, उसमें सीधी घातें जोड़ देना, 1 और 2 3। अगर अभाज्य गुणनखंड पूछे तो, और वो पूछे कि कुल गुणनखंड कितने हैं, कुल अपवर्तक कितने हैं, तो उन घातों में 1 1 जोड़ के फिर कर देना गुणा। ठीक है, अपन आए आगे सवाल के ऊपर। इसमें और क्या बताने चाह रहा है कि जब तुम्हें अपवर्त और अपवर्तक पता चली गया, तो एक चीज़ और पता कर लो कि लासा किसे कहती हैं और मासा किसे कहती हैं। लासा की फुल फॉर्म क्या है, और एक होती है मासा की फुल फॉर्म क्या है। लासा किसे कहते हैं और मासा किसे कहते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है लघुत्तम, और सा से बनता है समाप वर्तक। किस 2 है तुम्हारे पास, सम प्लस अपवर्त बनता है, या फिर सम प्लस अपवर्तक बनता है। समान समान, यहाँ समान 2 4 6 8 नहीं है, समान समान है, यहाँ सम प्लस अपवर्तक बनता है। तुम्हें फैसला तुम्हें करना है। मासा मतलब क्या होता है, फिर से हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं, मासा लघुत्तम। और लघुत्तम के किसे कहते हैं, हिंदी इतनी आनी चाहिए, लघुत्तम किसे कहते हैं। लघु माने छोटा, लघुतर माने छोटा, लघुतर माने जब 2 की तुलना करना, और लघुत्तम माने सबसे छोटा। बुनी होता लो लोअर लीस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, वही वाली डिग्री है यहाँ। लघु लघुतर लघुत्तम, हिंदी में भी डिग्री रहती है ऐसी। तो लघुत्तम माने सबसे छोटा, सम माने समान होना चाहिए, और अपवर्त माने अपवर्त संख्या। अपवर्त होता है कि अपवर्तक होता है, ये तुम सोच के बताओ। फिर यहाँ होता है महत्तम, महत्तम माने सबसे बड़ा, महत्तम माने सबसे बड़ा। सम
प्लस अपवर्त होता है या फिर अपवर्तक होता है, ये तुम सोच के बताओ। क्या करेंगे बताओ, ऊपर वाली में अपवर्त करें कि अपवर्तक करें? अब ध्यान से सुनना, अगर तुमने अपवर्तक किया तो हम मान लो 12 18 का हमें चाहिए, हमने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे 12 18 का, दो चीज़ें निकालना, लासा और मासा। हमने कहा 12 18 का मान लो अपवर्तक ले लेते हैं, तो समान अपवर्तक चाहिए तुम्हें सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो एक आ जाएगा। क्या एक होगा लासा इनका? वो कह रहा है लघुत्तम यानी छोटा, सम माने समान, अपवर्त माने अपवर्त, तो सबसे छोटा समान अपवर्त तो एक ही है, एक देना चाहिए उत्तर, फिर तो गलत है। तो इसमें क्या है कि ये अपवर्त जो लिखा है इसमें, अपवर्तक जो लिखा है इसमें ये गलत है, इसमें क्या होगा? अपवर्त होगा। तो इसमें क्या है? अपवर्तक नहीं होता है, अपवर्त होता है। अपवर्त मतलब एक बार देख लो, लघुत्तम 12 18 का लासा चाहिए, लासा मतलब समान अपवर्त होना चाहिए, तो 12 18 का 12 इसमें है क्या? नहीं है। कौन है दोनों में कॉमन? 36, और सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा यही है। लघुत्तम भी है, समान भी है और अपवर्त भी है, तो इन दोनों का लासा क्या निकलने वाला है? हम कहेंगे 36। किन का लासा? 12 का और 18 का। अगर हम महत्तम समापवर्त, अब समापवर्त नहीं होता इसमें, वर्तक होता है, तो महत्तम माने सबसे बड़ा होना चाहिए, समान होना चाहिए, अपवर्तक होना चाहिए, तो 12 18 के अपवर्तक जी लिखे हैं तुम्हारे सामने, तो सबसे बड़ा अपवर्तक कौन है? 6। सबसे छोटा तो कभी लेते ही नहीं है अपवर्तक। याद रखना, छोटा अपवर्तक नहीं होता है, छोटा अपवर्त होता है, यानी लघुत्तम समापवर्तक नहीं होता है, लघुत्तम समापवर्त होता है। तो इसमें क्या है? अपवर्तक हो जाएगा। इसमें कौन सा आंसर निकलेगा? 6। 12 और 18 का अगर हमें मासा चाहिए तो आंसर क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। तो ये तुम्हारे पास क्लियर हुआ कि लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, और अपवर्त किसे कहते हैं, अपवर्तक किसे कहते हैं, परमेय संख्या के बारे में बता रहे हैं। एक चीज़ और इसमें, लासा की डेफिनेशन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, या फिर तुम डेफिनेशन ऐसे बोल लो कि वह छोटी से छोटी संख्या जो समान हो और अपवर्त हो, और या फिर महत्तम की क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। अगर को काट दे तो वो खंड है, यानी कि महत्तम माने सबसे बड़ी हो, समान हो और अपवर्तक हो, सब माने समान है। सर आगे बात कर रहे हैं अपन। देखो एक क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन समझ लो एक बार। 173 341 और 437 तीन संख्या